नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स क्या होते हैं इन्हें समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि ब्रेक्स क्या होते हैं। जैसा मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि ब्रेक किसी भी रोटेशनल मोशन करती हुई मशीन को रोकने के काम आते हैं। ठीक है, तो रोटेशनल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है यानी घूर्णन की जो गति ऊर्जा है उसको हमें खत्म करना है, तभी वो वस्तु या चलती हुई मशीन का पार्ट जैसे कार का पहिया या यो कह सकते हैं जैसे घर में देखे तो वॉशिंग मशीन है, उसका जो स्पिनर घूमता है, कपड़े सुखाने वाला पार्ट घूमता है, उसको रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाने होते हैं। तो जो ब्रेक होते हैं वो बेसिकली करते क्या है, जो गतिज ऊर्जा है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा है, उसको खत्म करते हैं। हमने पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से यहां पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसको ब्रेक ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक विशेष प्रकार के ब्रेक्स को हम पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स। तो देखिए इसमें इंटरनल का मतलब क्या है। इंटरनल का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक, ठीक है, अंदर से। एक्सपेंड का मतलब फैलना या विस्तार होना। ब्रेक का मतलब वह युक्ति जो कि किसी भी घूमती हुई चीज को रोके। ठीक है, तो इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स का क्या मतलब हुआ, ऐसे ब्रेक जो घूमती हुई वस्तु को अंदर की ओर से बाहर की तरफ फैलते हुए रोके। अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि जैसे मोटरसाइकिल में ब्रेक्स होते हैं, आपने सामान्य तौर पर जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराने जाते हैं तो भी देखते हैं कि वो पहिए को जब ब्रेक के शूज खराब हो जाते हैं, सब चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको, तो जब वो खराब हो जाते हैं तो मिस्त्री या मैकेनिक जो होता है पहिए को खोलता है। बीच का जो हब होता है जहां पर ताड़ियां कसी हुई होती हैं, जैसे ये पहिया है मोटरसाइकिल का, ये बीच का हब है और यहां ताड़ियां कसी हुई होती हैं इस तरीके से। तो ये जो एक काफी व्यास का, करीब ये मान लीजिए 6 इंच व्यास का एक ड्रम या डिब्बे जैसा होता है, इसके अंदर ब्रेक का सारा सिस्टम लगा हुआ होता है, यानी अंदर है। ब्रेक किसको रोकते हैं, इस ड्रम को घूमते हुए को, ताड़ियां इससे जुड़ी होती है, बाकी का पहिया भी रुकता है, तो सारी व्यवस्था अंदर है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल ब्रेक्स। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनल एक्सपेंडिंग के विपरीत यानी इसके अपोजिट दूसरा कौन सा ब्रेक होगा। इंटरनल का अपोजिट क्या होता है, एक्सटर्नल। और एक्सपेंशन यानी फैलाव का मतलब होता है, उसका अपोजिट होता है सिकुड़ना। फैलने का अपोजिट सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका अपोजिट जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो होता है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स। ठीक है, तो ये देखिए इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स तो आज का अपना टॉपिक है जिसे हम डिटेल में इस चित्र के द्वारा समझेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होते हैं। वो ये ब्रेक है, जैसे रेल का डिब्बे में जब ब्रेक लगता है, आप रेलवे स्टेशन कभी जाएं और ट्रेन रुकी हुई है तो उसके डिब्बे पे के जो पहिए हैं उनको जरूर देखें। तो लोहे के पहिए होते हैं, ये लोहे का पहिया है ट्रेन का, इसके दोनों तरफ बाहर ही आपको दिख जाएंगे ऐसे गुटके लगे हुए होंगे, 2 लोहे के गुटके होंगे इस आकृति के। जब ट्रेन में उसका पायलट या ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बेसिकली वो जो भी जहां भी फोर्स लगा रहा है वो किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी मशीन पार्ट के जरिए से इन शूज तक पहुंचता है। इनको क्या बोलते हैं, ब्रेक शूज। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, गुटके, ब्रेक के गुटके। तो जब वो बल यहां तक पहुंचता है तो ये बाहर से अंदर की तरफ सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या, अभी इनके बीच की दूरी ज्यादा है, जब ये सिकुड़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, इसका मतलब सिकुड़ रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ, इसलिए अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स। ब्रेक कब लगेंगे, जब ये इसके टच होगा और ये पहिया यूं घूम रहा है, ये इसके टच होगा, ये रुका हुआ है अपनी जगह पर, रुका हुआ केवल इस दिशा में ही आगे पीछे सरक सकता है। तो इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, शूज और ड्रम। यहां पर ड्रम क्या है, ये है पहिया।
पहिए की रिम। जब ये टच होगा आपस में तो यहां से बल लगेगा, इनके बीच में घर्षण होगा, तो ये पहिए की गति कम होगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा ये शूज एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे और किस में बदल देंगे? हीट एनर्जी में। जब हम ब्रेक लगाते हैं उसके बाद यदि यहां पर हाथ लगाएं तो बहुत गर्म होते हैं, तो ये हो गया एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग। जिनका कंस्ट्रक्शन या संरचना कैसी होती है वो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम विस्तृत जानकारी उसकी नहीं लेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है, इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स में जैसा मैंने अभी आपको शाब्दिक अर्थ बताया था, अंदर से बाहर की तरफ फैलते हैं। कौन? यहां पर कौन सिकुड़ रहा था या कौन मूवमेंट कर रहा था, कौन सा पार्ट यहां पर गति कर रहा था? शूज। तो ये इंटरनल एक्सपेंडिंग या एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ये किसको दर्शाता है? शूज जो गुटके हैं उनकी गति को। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग बाहर से सिकुड़ना, वो इस दिशा में। इंटरनल कॉन्ट्रैक्टिंग अंदर से बाहर फैलना, और जो भी घूर्णन सरफेस है उससे टच होना और घर्षण के कारण गति को रोकना, तो वो चीज यहां पर है। पहले मैं इसकी संरचना बताता हूं, ठीक है? संरचना किस प्रकार से होती है आप सभी को काफी कुछ क्लियर होगा कि ये दोनों चीजें जो पीले रंग से मैंने इस तरह से दिखाए हैं, ये जो थोड़े वृत्ताकार दिखाए हैं, ये कहलाते हैं ब्रेक शूज। ये दोनों क्या हैं? ब्रेक शूज। कुछ नहीं होते हैं, ये इस प्रकार से कुछ मोटाई के और कुछ चौड़ाई के, ऐसे कुछ चौड़ाई के दो लोहे के गुटके होते हैं, बिल्कुल समान आकृति के। इन दोनों गुटकों को अपन यहां लाते हैं और यहां पर कस देते हैं। किस प्रकार से? ये जो एक वृत्ताकार सर्किल दिखा, ये जो मैंने सफेद लाइन से दिखाया है, इसको बोलते हैं बैक प्लेट। एक कुछ नहीं है, लोहे की प्लेट है। समझ में आया? ये लोहे की प्लेट पर ये शूज इस प्रकार से मान लीजिए, ये जैसे शू है, ये शू यहां पर कसा हुआ, इस पर मैंने एक छेद किया, उसमें एक पिन लगाई। छेद का व्यास ज्यादा है, पिन का व्यास कम है, यानी ये पिन मैं इसमें लगा दूं, ये पिन इसमें से आर पार होकर ये पिछला हिस्सा इस बैक प्लेट में, जो पीछे एक मोटी प्लेट है, उसमें जाके कस जाता है। इसको बोलते हैं पिन। तो पिन इसमें से आर पार गई और इस बैक प्लेट पर जो है ये कस गई, तो शू यूं हो गया। अब ये शू इस पिन के सापेक्ष इस प्रकार से आराम से फ्रीली, बिल्कुल आराम से बिना बाधा के यूं गति कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ये यहां पर, ये डस्टर सीधा है, सीधा नहीं होता है, सिर्फ वृत्ताकार होता है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो दो शूज लगे हुए होते हैं। शूज किसके होते हैं? धातु के बने हुए। सामान्य तौर पर ये कास्ट आयरन के होते हैं, यानी कास्टेड होता है। यहां तक क्लियर है? अब इस शूज के, जैसे ये मान लीजिए लकड़ी का जो हिस्सा है यहां पर इस डस्टर में, ये तो शूज का पार्ट है, यानी लोहे का है। इसके ऊपर जैसे यहां पर ये मैंने नमदा या जो भी मिटाने के लिए सॉफ्ट मटेरियल लगाया हुआ है, ऐसा ही जैसे मैंने यहां पर नीले रंग से दिखाया है, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर चाहे तो चमड़ा, चाहे एस्बेस्टॉस, चाहे नरम धातु, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा दी जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रेक लाइनिंग। लाइनिंग का वैसे मतलब होता है अस्तर। अस्तर यानी किसी एक पृष्ठ के ऊपर दूसरा पृष्ठ और लगा दिया जाए। जैसे अपन गर्मी सर्दियों में कोट पहनते हैं, उसके अंदर दूसरा कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं अस्तर या लाइनिंग। तो ये हो गई ब्रेक लाइनिंग। अर्थात संरचना क्या रही? ये दो ब्रेक शूज होते हैं, ये दो ब्रेक शूज होते हैं, इनके ऊपर लाइनिंग लगी हुई है, दोनों तरफ लाइनिंग लगी हुई है। अब आपसे पूछा जा सकता है ब्रेक लाइनिंग का क्या उद्देश्य है? ये ब्रेक लाइनिंग इन ब्रेक शूज के ऊपर घर्षण बढ़ाने का काम करती है, यानी ये बहुत रफ होते हैं, इनका घर्षण गुणांक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमें रोकना है तो घर्षण ज्यादा चाहिए, फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो ये ब्रेक शूज हो गए। तो ब्रेक शूज कैसे कसे हुए हैं? इस बैक प्लेट पर मैंने बता दिया, दो पिन के द्वारा, और ये इस प्रकार से अंदर बाहर गति कर सकते हैं। अब तीसरी एक संरचना है यहां पर कैम। ये कैम क्या है? सामान्य तौर पर देखें तो कैम कुछ नहीं है, ऐसे एक लोहे की पत्ती है। ये यहां पर एक लोहे की पत्ती है जो कि बीच में पिन के द्वारा बैक प्लेट पर कसी हुई है। अर्थात पिन जहां भी बोलता हूं मतलब ये है कि उसके सापेक्ष वस्तु इस तरह से घूम सकती है आराम से। तो ये जो कैम नाम की जो एक पत्ती है, लोहे की एक पत्ती होती है और कुछ नहीं होता है, तो ये पत्ती यहां पर है। जब मैं इस पत्ती को घुमाना चाहूं तो ये आराम से यूं घूम सकती है इस तरह से, इस बिंदु के सापेक्ष। यहां तक क्लियर है? फिर ये पत्ती के दोनों सिरे
चित्र के अनुसार ये वाला सिरा इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला सिरा इससे जुड़ा, किससे? एक पतली लोहे की छड़ से, पतली लोहे की छड़ से यूं जुड़ा हुआ, ये यूं जुड़ा हुआ। अब क्लियर है? अब आपसे मैं अगर ये पूछता हूं कि यदि मुझे इन ब्रेक शूज को यूं फैलाना है तो देखो दो तरीके हैं, एक तो मैं हाथ से चौड़ा करूं, दूसरा तरीका क्या है? इस पत्ती को यदि मैं यूं घुमाता हूं तो ये छड़ इसको आगे धक्का देगी, ये वाली छड़ इसको इधर धक्का देगी। अर्थात ब्रेक शूज किस तरह से फैलेंगे? ये जो इनका पिवोटेड पॉइंट है जहां पर ये फिक्स है, मैंने बताया था इसके सापेक्ष यूं घूम सकते हैं, इधर उधर यूं घूम सकते हैं, तो जब ऊपर से धक्का लगेगा तो ये शूज बाहर फैलेंगे। ये बिंदु यही रहेगा लेकिन ये बिंदु आगे सरकेगा, इस तरह से बाहर फैलेंगे। यहां तक क्लियर है? कौन फैलाएगा इनको? कैम को गति कहां से आएगी? ड्राइवर जब ब्रेक पेडल दबाता है या हम मोटरसाइकिल में लीवर दबाते हैं, ब्रेक वाली साइड का हैंडल दबाते हैं, तो तार या छड़ के द्वारा वो गति यहां तक पहुंचती है। ठीक है? और ये जो बैक प्लेट है इसके पीछे आती है वो गति और वो इसको घुमाती है यूं। जब ये यूं घूमेगा, यानी इस चित्र के अनुसार यदि ये कैम इस दिशा में घूमे, कौन सी दिशा हो गई? एंटी क्लॉकवाइज, तो शूज अंदर से बाहर की तरफ फैलेंगे, इंटरनल एक्सपेंडिंग। ठीक है? अब सवाल ये है कि ब्रेक किस पर लगेगा? तो ब्रेक लगता है बेसिकली ये इस बैक प्लेट में एक छेद है, छेद में से शाफ्ट आ रही है। ठीक है? उस शाफ्ट पर पहिया कसा जाएगा। पहिया कैसे कसा जाता है? आप यूं मान लीजिए जैसे चाय बनाने का बर्तन होता है या भगोना जिसको बोलते हैं, जिसमें अपन सब्जी बनाते हैं, इस तरह का एक टोपी नुमा धातु का पात्र, जैसे यूं इसके अंदर अपन यूं रख के कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको उठाया मैंने, यहां पर ये शाफ्ट बाहर है, इसका जो केंद्र बिंदु है उस पर ये शाफ्ट बिल्कुल इसके केंद्र बिंदु को शाफ्ट के ऊपर कस दिया। अर्थात ये जो चीज मैंने बताई एक पात्र के रूप में जो बताई, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेक ड्रम, जो मैंने इस चित्र में नहीं दिखाया है, क्योंकि ये मान लीजिए शाफ्ट बाहर थी और शाफ्ट इस छेद के अंदर फ्रीली घूमती है, यानी शाफ्ट जब घूमती है तो ये बैक प्लेट नहीं घूमती। इसका मतलब बैक प्लेट कहां कसी हुई है? गाड़ी की बॉडी पर कहीं। ठीक है? ये आपको ऑटोमोबाइल में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो शाफ्ट पर ब्रेक ड्रम कसा हुआ है, यानी अगर मैं ब्रेक ड्रम चढ़ा देता तो आपको ये कुछ नजर नहीं आता, ये उसके अंदर रहता। तो ब्रेक ड्रम इस तरह से है, तो शूज उसके अंदर हैं। जब ये फैलेंगे तो ये जो घूम रहा था ब्रेक ड्रम क्यों घूम रहा था? क्योंकि शाफ्ट घूम रही थी, शाफ्ट के ऊपर ब्रेक ड्रम माउंटेड था, यानी ब्रेक ड्रम किस पर कसा हुआ था? शाफ्ट पर। तो जब ये यूं फैलेगा तो शाफ्ट उस ब्रेक ड्रम के अंदर है, तो ब्रेक ड्रम के टच होगा तो ब्रेक लगेंगे घर्षण के कारण, तो ये ड्रम रुकेगा तो शाफ्ट रुकेगी। इस प्रकार से ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक कार्य करता है। ड्रम मैंने यहां पर नहीं दिखाया, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब ब्रेक पेडल पे से पैर हटा लिया जाएगा या लीवर पर से अपन हाथ छोड़ देंगे तो ब्रेक वापस भी आना चाहिए, ब्रेक शूज वापस आने चाहिए, नहीं तो ब्रेक परमानेंट लग जाएगा। तो ब्रेक शूज वापस लाने के लिए इन शूज को हम एक स्प्रिंग के द्वारा जोड़ देते हैं आपस में। जब ये फैलेंगे तो स्प्रिंग खींचेगी और जैसे हम पेडल पर से पैर हटाएंगे स्प्रिंग इनको वापस अपनी मूल अवस्था में ले आएगी। ठीक है? इसका कैलकुलेशन पार्ट आपके कोर्स में नहीं है। इसकी कार्य प्रणाली, इसकी संरचना, इसकी बनावट, ये सभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक्स किस तरह से कार्य करते हैं, कहां पर प्रयोग किया जाता है इनका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स कहां यूज होते हैं? रेलवे में या मेले में जो झूले लगते हैं उनके ऊपर इनको अपन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक्स को काम में लेते हैं। कई जगह पर साइकिल में साइड से भी लगते हैं ये। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों के बीच में अंतर मालूम होना चाहिए। तो मैं समझता हूं आज का यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।